Hello friends, welcome to my channel, and today we will discuss about part second of the articles that we have discussed in the last lecture, that is part 1 of the articles of Indian constitutions. So today we will discuss about part second. So ये लेक्चर भी लास्ट लेक्चर की तरह हिंदी में रहेगा एंड सो लेट्स स्टार्ट. Important articles of Indian Constitution Part 2. तो सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 110. जो आर्टिकल 110 है ये बताता है डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल्स. मनी बिल के रिगार्डिंग जितने भी बिल्स पेश किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में उसके बारे में हमें आर्टिकल 110 से पता लगता है. एंड दिस मनी बिल्स हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. लोकसभा अगर मनी बिल को पारित करती है या फिर जो मनी बिल होता है उसकी इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में ही की जा सकती है. इसके अलावा राज्यसभा में सिर्फ इसको उनकी सहमति के लिए लोकसभा के द्वारा भेजा जाता है और 40 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को इस मनी बिल को पास करना ही होता है. तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बिल्स होते हैं वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. तो आर्टिकल 110 हमें मनी बिल के बारे में जानकारी देता है. Let's go to the next article. आर्टिकल 131. जो आर्टिकल 131 है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में. तो यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेट है, हिमाचल है फॉर एग्जांपल, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस इज एनडीए गवर्नमेंट at present, and if there is any dispute between these two bodies, अगर इन एक वन स्टेट और यूनियन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है. सिमिलरली अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हिमाचल एंड दिल्ली, तो ये चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रिजॉल्व की जाएगी. या फिर किन्हीं दो स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल हिमाचल है और दिल्ली एक तरफ है एंड देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू स्टेट्स एंड ए सेंटर, तो ये भी डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा. आई होप आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पता लगा होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 132. आर्टिकल 132 भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है. ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन को बताता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील लेके हाई कोर्ट में जाता है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट से सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 130 जो आर्टिकल जो है वो सर्टेन केसेस, जो कोई स्पेशल केसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग आप अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल 133. सिमिलरली आर्टिकल 133 जो है ये भी अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन को बताता है सुप्रीम कोर्ट की. द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कंटेन्स सिविल मैटर्स. सिविलियन से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो उनकी अपीलेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 133 के अकॉर्डिंग की जाएगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल नंबर 134. So article number 134 is also appellant jurisdiction which related to the criminal matters. जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके रिगार्डिंग अगर अपील कोई करना चाहे तो वो इस आर्टिकल 134 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 148.
आर्टिकल 148 जो है वो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं इंडिया के, जो कि कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया के बारे के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करते हैं, वो आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 149। जो भी हमारे ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं और उनकी जो पावर्स हैं उसके बारे में जो आर्टिकल हमें बताएगा वो 149 में रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 जो है वो जस्ट लाइक सेम है जैसे आर्टिकल 74 था, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो था वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता था सेंट्रल लेवल। Similarly, Article 163 will works as a same at the state level. The only difference is that Council of Ministry यहाँ पे प्रेसिडेंट को ना करके गवर्नर को एडवाइस करेगा। So these articles at the state level, just like we have already discussed in the Article 175 in the central level. Let's move to the next article. आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 जो है वो सेम है जैसे हमने आर्टिकल 75 पढ़ा था यूनियन लेवल पे, जिसमें जो था वो अटॉर्नी जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल का, यूनियन का, उसके बारे में बताता है। सिमिलरली 165 जो है एडवोकेट जनरल को बताता है स्टेट की, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। यहाँ पे था 75 यूनियन लेवल पे और यहाँ पे है स्टेट लेवल पे। तो आर्टिकल 165 विल टेल अस अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 178। 178 जो है आर्टिकल 178 जो है वो हमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। जस्ट लाइक हमने पहले डिस्कस किया था, तो आर्टिकल 78 को आर्टिकल 89 को सेंट्रल लेवल पे, जिसमें 89, 90 एंड 93 एंड 94 को डिस्कस किया था स्टेट लेवल पे। सिमिलरली जो आर्टिकल 178 है ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताएगा स्टेट लेवल पे, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली विल वर्क एज ए सेम एज लोकसभा। जैसे लोकसभा हमें यूनियन लेवल पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हमें आर्टिकल 93 बताता है। सिमिलरली आर्टिकल 93 स्टेट लेवल यूनियन लेवल पे रहता है, और आर्टिकल जो 178 है ये रहेगा स्टेट लेवल पे, जो कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 जो है वो कनेक्टेड है आर्टिकल 178 से। जो भी वकेशंस होगी, रेजिग्नेशंस होंगी, रिमूवल होगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का स्टेट लेवल पे, दैट इज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बारे में आर्टिकल 179 में हमें पता लगता है। Similarly, we have one article 182. Article 182 जो है वो as we have all know that some states में यूनिकैमरल काउंसिल्स होती हैं और बाईकैमरल काउंसिल्स होती हैं। जिसमें यूनिकैमरल्स होती हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स ऑफ स्टेट दोनों काम करती हैं, और जो यूनिकैमरल्स होती हैं उसमें सिर्फ काउंसिल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है। तो जिन जिन स्टेट्स में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज काउंसिल्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स काम करती हैं, वहाँ पे आर्टिकल 182 के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन है और जो डेप्यूटी चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के स्टेट के, उसके बारे में हमें आर्टिकल 182 में पता लगता है। किसी इंडिया में किसी स्टेट्स में बाई कैमरियल स्ट्रक्चर है और किसी स्टेट में यूनिकैमरियल स्ट्रक्चर है। सो आर्टिकल 182 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल विल वर्क एज सेम एज राज्यसभा। राज्यसभा के अकॉर्डिंग जो भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन था उसके बारे में हमें आर्टिकल 89 के से पता चलता था। सिमिलरली एट स्टेट लेवल पे हमें इसके बारे में 182 आर्टिकल में पता चलता है।
Let's go to the next article. 183. So similarly 183 जो है आर्टिकल वो कनेक्टेड है 182 से, और जो वो वकेशन और रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में बताएगा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का एट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 214. आर्टिकल 214 जो है वो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया की इंडियन यूनियन की जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी हाई कोर्ट्स हैं कोई, तो उनके बारे में हमें आर्टिकल 214 से पता लगता है. आर्टिकल 222. आर्टिकल 222 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसमें जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के, स्टेट हाई कोर्ट के, वो उनकी ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में की जा सकती है. तो इसके बारे में हमें पता लगता है आर्टिकल 2, 2 एंड 2 में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 231. जैसा कि हमें पता है कि देयर आर सम कॉमन कोड्स इन इंडियन यूनियन. जितने भी स्टेट्स हैं सभी के पास अपना इंडिविजुअल कोड नहीं है. तो किसी किसी स्टेट्स के बाद कॉमन हाई कोर्ट होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव पंजाब एंड चंडीगढ़. दीज Chandigarh is a union territory and Punjab is a state. So these two, one state and this union territory has only one common high court. तो इसके बारे में जो भी प्रोविजन है वो हमें आर्टिकल 231 के बारे में पता चलता है. अगर किसी दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट है तो उसके बारे में पता हमें आर्टिकल 231 से चलेगा. आर्टिकल 266. आर्टिकल 266 जो है वो जो भी है हमारा कंसोलिडेट फंड्स है इंडिया का, पब्लिक अकाउंट्स हैं इंडिया के या स्टेट के, जितने भी हमारे अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर होते हैं, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के पे जितने भी जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसके बारे में हमें आर्टिकल 266 से पता चलता है. सो जितने भी एक्सपेंडिचर अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर होंगे इंडियन यूनियन में वो हमारे कंसोलिडेट फंड से होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट्स आर्टिकल 267. आर्टिकल 267 और 266 में इज ओनली डिफरेंस दैट 267 जो आर्टिकल है वो कॉन्टीजेंसी फंड को बताता है और 266 जो है वो कंसोलिडेट फंड्स को बताता है. कंसोलिडेट फंड्स में जितने भी हमारे इनफॉरसीन एक्सपेंडिचर होंगे वो आएंगे, और कॉन्टीजेंसी फंड्स में जितने भी हमारी सैलरीज दी जाती हैं जजेस, जो कि सिविल मैटर जज एंड हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी सैलरीज जो दी जाएंगी वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 280. आर्टिकल 280 जो है वो हमारे फाइनेंस कमीशन को बताता है. एज वी ऑल नो हम बजट पेश करते हैं हर साल. सो जितना भी बजट सेशन में जितने भी एक्सपेंडिचर या उनके बारे में डाटा लिया जाता है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है. तो आर्टिकल 280 will tell us about the Finance Commission of India. Let's move to the next article. Article 300. As we have already discussed that in Article 300, आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आता है, विच इज नाउ लीगल राइट. As we have discussed in the last lecture of the fundamental rights, that part 3 of the Indian Constitution, that जो हमारे 7 फंडामेंटल राइट हैं अब कट के 6 ही रह गए हैं, बिकॉज जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक लीगल राइट बन चुका है, और जो राइट है वो आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है. सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए लीगल राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 312. आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को बताता है. जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स की सिलेक्शन की जाती है, आईएफएस ऑफिसर की सिलेक्शन की जाती हैं, आईएएस आईपीएस की सिलेक्शन की जाती हैं,
यूपीएससी के द्वारा। तो जितने भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 315 for example just like same as article 312 we have public service commission at the state level। तो जितने फॉर एग्जांपल इन द हिमाचल प्रदेश वी हैव HPSSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC शिमला। तो जो भी सिमिलरली हर स्टेट्स में एक सर्विस कमीशन होता है जो कि वहाँ के एचएस ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स को सिलेक्शन कराता है। तो आर्टिकल 315 जो है वो इसके बारे में मेंशन करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो जितने भी हमारी रिजर्वेशन हैं उसके बारे में हमें आर्टिकल 338 से पता चलता है। दैट इज जो कमीशन है हमारा शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का वो आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल अब जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो हमारी इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे जो कि पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। टिल नाउ इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 3 टाइम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 356। अगर स्टेट लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो तो गवर्नर इट इज vested on the power of the governor that governor will issue a notice on the state emergency on the advice of president। president जो है वो गवर्नर को जो है वो ऑर्डर देंगे कि हाँ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो रही है तो आप स्टेट में इमरजेंसी को लगा सकते हैं। तो 356 जो है वो आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजन को बताता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इंडिया में कोई आती है तो उसके बारे में बताता है। So if there is some financial kind of emergency in India then it is mentioned in article 360। for example अभी सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया का बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टिल नाउ वी हैव 3.5% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अगर देश में भगवान ना करे कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी जो लगाई जाएगी वो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट्स इट। तो ये था पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी लेक्चर्स का। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ लेक्चर्स कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और पार्ट सेकंड में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, स्टे एंड सेफ एट होम, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आई नो आपके एग्ज़ाम की रिजल्ट्स और एग्जामिनेशंस भी कई स्टूडेंट्स की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सो प्लीज़ स्टे एंड सेफ एट होम। और अगर आपको इस लेक्चर्स की रिगार्डिंग PDF फाइल चाहिए तो मैं अपना जो टेलीग्राम लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ हिमाचली विजडम।
ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe and comment. Thank you.